रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में आवास विकास कॉलोनी में दबंगों ने एक महिला के मकान पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद पीड़ित महिला राजपाला न्याय की गुहार लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। राजबाला का आरोप है कि कब्जाधारी बेखौफ है और स्थानीय पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही। मामले की गंभीरता से लेते हुए एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने थाना अध्यक्ष को मौके पर भेजकर अवैध कब्जाधारियों को बाहर निकालने के आदेश दिए। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रुद्रपुर में आम नागरिक की संपत्ति सुरक्षित है। तो रुद्रपुर से खबर है, जहां कब्जाधारियों ने महिला के संपत्ति पर कब्जा कर लिया। महिला आई थी एक, उसका अपनी कंप्लेन थी उसकी कि मेरे घर के कुछ भाग पे किसी और व्यक्तियों द्वारा, उसके देवर द्वारा कब्जा कर दिया गया है। तो साथ में वो कोर्ट ऑर्डर भी जो विपक्षी द्वारा यथास्थिति के थे वो भी लेके आई थी। तो इस संबंध में चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी को बता दिया गया है, वो कंप्लेन अभी दे रही है अपनी, और जो भी लीगल एंगल्स को देखकर जो भी सही होगा वही कार्रवाई। देहरादून से खबर है, जहां राज्य सूचना आयुक्त के रूप में योगेश भट्ट का 3 वर्ष का कार्यकाल आज पूर्ण हो गया है। 21 दिसंबर 2022 को पदभार ग्रहण करने के बाद उनके कार्यकाल में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूती मिली। उन्होंने कहा कि अपने 3 वर्षों के कार्यकाल में आयोग के समक्ष कुल 1480 अपीलें और शिकायतें निस्तारित की गई, जबकि लगभग 3050 सुनवाई आयोजित की गई। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण और जनहित से जुड़े मामलों का खुलासा हुआ है। निजी विश्वविद्यालयों में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अनियमितताओं, फर्जी प्रमाण पत्रों, सरकारी अभिलेखों के गुम होने, मृतकों के नाम पर राशन वितरण, निजी अस्पतालों द्वारा कूटरचित रिपोर्ट के आधार पर भुगतान लेने जैसे मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इससे न केवल संबंधित विभागों में सुधार हुआ, बल्कि आम नागरिकों को उनका हक भी मिला। तो राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट का 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। तो ये लगता है कि पहला अपने 3 साल के कार्यकाल को एज ए इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो भी मैंने कोशिश की, उसको मैं लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो है अपनी एक आहुति मानता हूँ कि मुझे एक अवसर मिला एक ऐसी संस्था में काम करने का कि जिसका उद्देश्य जो है लोकतंत्र को मजबूत करना था। जो जिस कानून से वो संचालित होती है, उसका उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य यही था कि वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो हमारी व्यवस्था है वो जवाबदेह, जिम्मेदार बने। और इसमें मैं इसको अपनी आहुति के तौर पर लेता हूँ कि मेरा भी एक योगदान उसमें हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र। देहरादून से खबर है, जहां आगामी क्रिसमस और नववर्ष के दौरान आमजन को सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। बता दें कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने उत्तराखंड ने राज्यव्यापी विशेष परिवर्तन अभियान शुरू किया है। खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ने को देखते हुए विभाग ने मिलावटखोरी, घटिया गुणवत्ता और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण व विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्णय यहां पर लिया है। इस अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया गया है। अभियान के अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, कैफे, बेकरी, डेयरी, मिष्ठान भंडार, फूड कोर्ट, स्ट्रीट फूड जोन और तैयार खाद्य पदार्थों के निर्माण इकाइयों में नियमित और औचक निरीक्षण किए गए हैं। विभाग का उद्देश्य केवल दंडात्मक कार्रवाई तक सीमित न रहकर खाद्य कारोबार से जुड़े सभी हितधारकों में खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता और जवाबदेही को मजबूत करना है। अभी हमने सभी आदेशित किया है सभी अधिकारियों को कि हमारे उत्तराखंड के अंदर मसूरी है या देहरादून है, हरिद्वार में है, ऋषिकेश है, रामनगर, नैनीताल, जितने भी हमारे पर्यटन स्थल हैं, इन पर अपनी विशेष निगरानी रखें। और इन क्षेत्रों में हमारे पास मोबाइल वैन है, 3 मोबाइल वैन है, उनको भी हमने उनके नोडल जो अपने DC लेवल के अधिकारी हैं
उनको बताया गया है कि वो रेगुलर जा करके चेकिंग भी वहाँ पर करते रहें, और जो बीच जितने भी अपने इंस्पेक्शन करते हैं जो उसकी रिपोर्ट है हमेशा मुख्यालय को प्रेषित करें, जिससे कि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। और सभी अधिकारियों को ये भी सूचित किया गया कि कोई इस दौरान कोई भी छुट्टी उनके लिए नहीं है, वो अपने कार्यों पे व्यस्त रहें, और उन सभी लोगों को जो आने वाले लोग हैं उनको कोई भी ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम ना आए जिससे कि हमारे स्टेट के लिए छवि गलत खराब हो। तो इसलिए हम उसको रेगुलर बेसिस पर जांच कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और इन लोगों को गाड़ियां उपलब्ध करा दी गई कि कोई भी ऐसा ना हो। उत्तराखंड के मसूरी से खबर है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का मसूरी के प्रसिद्ध अटल उद्यान पार्क में लोकार्पण किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज विधि विधान के साथ मूर्ति का लोकार्पण किया है। पिछले लंबे समय से अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति स्थापना को लेकर स्थान चिन्हित करने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा स्थापित कंपनी गार्डन का नाम बदलकर अटल उद्यान रखा गया है और यहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कंपनी गार्डन अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक था, जिसे बदलकर अटल उद्यान किया गया है और आज यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति स्थापित भी की गई है। देखिए, अटल जी देश की धरोहर थे और भारत रत्न उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके लिए देश के लिए बहुत बड़ा योगदान हो। हम लोग उत्तराखंड वासी हैं, हमारे तो हृदय में अटल जी वास करते हैं, क्योंकि ये जो राज्य हमारे सम्मुख है उस राज्य के निर्माता अटल जी हैं। अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है और मैं आज मसूरी के अंदर अटल जी के मूर्ति का अनावरण के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुआ। मैं यहाँ के हमारे जो विधायक हैं, माननीय मंत्री गणेश जोशी जी, यहाँ के चेयरमैन मीरा सकलान जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और अंग्रेजों के गुलामी शासन काल में जिस गार्डन को कंपनी गार्डन के नाम जाना जाता था, आज से उसे अटल उद्यान के नाम से जाना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक पक्ष है और धीरे धीरे देश के अंदर से जो गुलामी के प्रतीक हैं वो समाप्त हो रहे हैं और देश की आज़ादी के जो मानबिंदु हैं, आज़ादी के जो महापुरुष हैं, उनके नाम पर ऐसे अनेक स्थानों नामकरण हो रहा है। उसी प्रकार का नामकरण आज यहाँ पर हुआ है। देखिए, कौन किसका वंशज है ये तो जनता तय करती है चुनाव। और अभी तक के जितने चुनाव हुए हैं देवभूमि के लोगों ने राम के वंशज को, पांडवों के वंशज को ही विजयी बनाया है और मैं इस पर कोई दूसरी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ। इतना तय है कि उत्तराखंड की जनता पर अविश्वास कांग्रेस अगर करती है और वो बताने की कोशिश करती है तो कांग्रेस उनको जवाब देती है कि वो किसके वंशज है। उत्तराखंड के मसूरी से खबर है, जहां माल रोड पर पटरी व्यवसाय और फर लगाने वाले लोगों के खिलाफ आज से नगर पालिका परिषद मसूरी और स्थानीय प्रशासन द्वारा अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत गांधी चौक से झूला घर तक अभियान चलाया गया और कई लोगों का सामान जो है वो यहां से जब्त भी किया गया है। पटरी लगने वाले लोगों द्वारा इसका हल्का फुल्का विरोध भी यहां पर किया गया, लेकिन भारी पुलिस व्यवस्था के बीच माल रोड को अतिक्रमण मुक्त बनाया गया है। वहीं लोगों को चेतावनी भी दी गई है कि यदि कल से पटरी या अन्य सामान का रोड पर लगाया गया तो सामान जब्त कर लिया जाएगा। वहीं नगर पालिका परिषद मसूरी के अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत माल रोड को अतिक्रमण मुक्त यहां पर आज बनाया गया है। शुभ नाम? मेरा नाम उपेंद्र सिंह राणा। क्या कहना चाहेंगे आज? नायब साहब, आपका पूरा शुभ नाम? मेरा नाम उपेंद्र सिंह राणा। क्या कहना चाहेंगे आज पूरी तरह हाँ, पुलिस प्रशासन की किस तरह की तैयारी रही है, किस तरह से आपने अभियान चलाया? प्रशासन की पूरी तैयारी है पुलिस फोर्स के साथ, और जो भी अतिक्रमण करेगा उसको सारा जो हटा दिया जाएगा। अभी आपने कहाँ से कहाँ तक चलाया? अभी हमने गांधी चौक से और पूरी माल रोड पे चल रहे हैं और कोई लोग अपने आप ले जा रहे हैं, जो नहीं ले जा रहे हैं उसको जब्त किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के मसूरी से खबर है, जहां माल रोड से अतिक्रमण हटाया गया है, माल रोड को अतिक्रमण मुक्त बनाया गया है।
देखिए, जो टीवीसी की बैठकें निरंतर आयोजित की जा रही हैं उसी में यही निर्णय लिया गया था कि 20 तारीख जो रहेगी वो अंतिम दिवस रहेगा जब मॉल रोड पर जो पटरी व्यवसायी हैं वो अपना कार्य कर सकेंगे। 21 तारीख से मॉल रोड पर कोई भी पटरी व्यवसायी को फंड लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसी क्रम में आज जो नगर पालिका, स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम है, तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया जा रहा है और खुशी की बात है कि अधिकतर जो पटरी व्यवसायी हैं उन्होंने स्वतः ही नियमों का पालन करते हुए अपनी पटरी हटा ली है। जो 5 वेंडिंग जोन टीवीसी द्वारा निर्धारित किए गए हैं वहां पे अपना सामान उनके द्वारा ले जाया जा रहा है, जिसमें नगर पालिका भी उनका पूरा सहयोग कर रही है और हम यही आशा करते हैं कि जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, जो हमारी मसूरी की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है, उन्हें हम एक बेहतर व्यवस्था और एक सुंदर और स्वच्छ शहर प्रदान कर सके, जिसमें स्थानीय जनता का सहयोग और पटरी व्यवसायियों का विशेष तौर पर सहयोग बहुत आवश्यक है। सर इसमें निगरानी भी रखी जाएगी भविष्य में कोई ना लगे। देखिए, इस संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय के ये सब क्या कहना चाहेंगे, आज आपने मॉल रोड पर ड्राइव चलाई है, पटरी व्यापारी पूरी तरह से यहाँ पे हटा दिए गए हैं। देखिए, जो टीवीसी की बैठकें निरंतर आयोजित की जा रही हैं उसी में यही निर्णय लिया गया था कि 20 तारीख जो रहेगी वो अंतिम दिवस रहेगा जब मॉल रोड पर जो पटरी व्यवसायी हैं वो अपना कार्य कर सकेंगे। 21 तारीख से मॉल रोड पर कोई भी पटरी व्यवसायी को फंड लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसी क्रम में और अब की अच्छी खबर है, जहां नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने एकत्रित होकर राम पाठ के साथ प्रेस वार्ता करी। आयोजित यहां पर प्रेस वार्ता हुई है। श्रद्धालुओं ने दिल्ली में एमसीडी एवं डीडीए की कार्रवाई को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया है। खाली भूमि को मंदिर परिसर बताते हुए अतिक्रमण के नाम पर यहां खाली कराया गया है। इस कार्रवाई से श्रद्धालुओं में भारी रोष देखने को मिला है। केंद्र और दिल्ली सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की भी यहां पर मांग की गई है। तो क्या अच्छा से खबर है, जहां नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने रोष व्यक्त किया है। हरे राम पाठ के साथ प्रेस वार्ता की गई है। दिल्ली में एमसीडी एवं डीडीए की कार्रवाई को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया गया है। आप लोगों को बुलाने का मेन कारण यह है कि हमारे गुरु महाराज जी के स्थान दिल्ली में बीते 29/11 को दिन शनिवार का था और वहां पर डीडीए द्वारा और एमसीडी द्वारा एक बुलडोजर कार्रवाई करी गई। गुरु महाराज जी के स्थान के दोनों साइड में खाली जगह थी। यहाँ पर बड़े जब प्रोग्राम होते थे, आयोजन होते थे, तो एक तरफ लंगर का प्रोग्राम होता था और एक तरफ तुलसी वाटिका, एक बहुत अच्छी तुलसी वाटिका थी। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पुष्प लगे हुए हैं। उन्हीं पुष्पों से हमारे वहाँ भगवान जी का श्रृंगार होता था। वो डीडीए द्वारा तोड़ दिया गया। हम उस पर बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त करते हैं। आप लोगों को बुलाने का सिर्फ मेन कारण ये है कि हम अपनी बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक, अमित शाह जी तक और वहाँ जो बैठी मुख्यमंत्री हैं, सरकार जो भाजपा की है, जो कहती है कि हम मंदिरों के रखवाले हैं, जो जय श्री राम का नारा बुलंद करते हैं और हमारे ही उसी स्थान पर जय श्री राम, जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक हरे राम का पाठ होता है, हमारे गुरुदेव ने हमें और अब देहरादून से खबर है, जहां सोशल मीडिया के जमाने में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसका जिम्मेदार हरीश रावत ने बीजेपी संगठन को बताया है। साथ ही कहा है कि अगर बीजेपी ने वीडियो को नहीं हटाया और उनसे माफी नहीं मांगी तो वे फिर बीजेपी कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मांग पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जवाब देते हुए कहा कि हरीश रावत को धरना देने का बहुत शौक है और वे धरने के बाद क्या करते हैं ये भी सबको पता है। उन्हें धरना देना छोड़कर कांग्रेस संगठन पर ध्यान देना चाहिए। हरीश रावत जी को धरने का में बैठने का बड़ा शौक रहा है और धरना करने के बाद वो क्या करते हैं, आपको याद होगा, अतिथि शिक्षकों के साथ रात पंडाल में रहे और मुख्यमंत्री बनने के बाद अतिथि शिक्षकों को भूल गए। तो ये गीदड़ धमकियां से डरने वाली नहीं है बीजेपी। आपकी प्रासंगिकता ही खत्म हो गई। आपके खिलाफ अब क्या किसी को कुछ करना है? आपके खिलाफ तो आप ही के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, उनसे निपटिए, तो बाद में भारतीय जनता पार्टी की बात करना। देहरादून से खबर है, जहां पेड़ काटने की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा अपूर्णी पोर्टल के माध्यम से आवेदन यहां पर कर सकते हैं। वन विभाग में प्रचार प्रसार शुरू। निजी भूमि पर पेड़ काटने की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही सभी आवश्यक कागज अपलोड यहां पर करने पड़ेंगे। 3 दिन में पेड़ काटने की अनुमति यहां पर मिल पाएगी। नए पौधे लगाने के लिए भी ऑनलाइन माध्यम से राशि जमा हो सकेगी। देहरादून से खबर है, जहां 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब लगभग शुरू हो गई है।
तमाम नेतागण अपने अपने विधानसभाओं में तैयारी कर रहे हैं। इस बीच देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि सत्ता और विपक्ष के कई नेताओं की नजर इस सीट पर है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी यहां से ताल ठोक चुकी है। उनका कहना है कि जनता भाजपा से परेशान हो चुकी है और धर्मपुर में 2 बार से जो बीजेपी विधायक हैं विनोद चमोली, उनके शहरी क्षेत्र में होने के बावजूद सड़कें यहाँ पर टूटी हुई है, नालियां नहीं है, सीवर लाइंस खुदी हुई पड़ी है और जनता की बात को ये नहीं सुनते हैं और विधायक काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए जनता अब बदलाव चाहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने आशीर्वाद के रूप में जनता मुझे विधानसभा जाने का मौका देगी। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वक्त जो जनता है भाजपा से बहुत परेशान हो चुकी है। जो भाजपा के वहाँ पे 2 बार के विधायक हैं, 2 बार वो मेयर भी रह चुके हैं विनोद चमोली जी। जिस तरीके से आज उस सीट की स्थिति है शहरी क्षेत्र में होने के बावजूद वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान, वहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ नहीं है, सीवर लाइन्स खुदी हुई हैं और लोगों की बात को नहीं सुनने का काम जो विधायक जी कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी जनता इस बार बदलाव चाहती है। उत्तराखंड के काशीपुर ऑल बार एसोसिएशन के तत्वाधान में 22वें क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का भव्य शुभारंभ रविवार को काशीपुर में 4 मैदानों में हुआ। 22 से 31 दिसंबर तक चलने वाले 9 दिवसीय टूर्नामेंट में प्रदेश भर से 54 टीमें हिस्सा लेंगी। उद्घाटन समारोह कटोरा ताल स्थित ऐतिहासिक छावनी मैदान में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने फीता काटकर और पिच पर बल्लेबाजी कर प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ किया। समारोह में विशेष स्मृतिका का विमोचन और मेधावी स्कूल बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी यहाँ पर किया गया है। न्यायमूर्ति मेहरा ने खिलाड़ियों से खेल भावना बनाए रखने और बार एसोसिएशनों के बीच भाईचारे और समन्वय को बढ़ावा देने की भी अपील की है। आज 22वां उत्तराखंड बार एसोसिएशन टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है और मैं यहाँ आयोजन समिति के जो एफर्ट्स इन्होंने डाले हैं इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में, उनको मैं बधाई देता हूँ और साथ ही सभी टीम जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। देहरादून से खबर है, जहां शीतलहर को देखते हुए नगर निगम देहरादून का बड़ा फैसला सामने आया है। शहर में अलाव की संख्या 22 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। नगर आयुक्त नमामि बंसल के साथ देहरादून टीम ने औचक निरीक्षण किया। अलाव वाले स्थानों को 4 जोन में बांटकर जोनल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। रैन बसेरों की स्थिति को भी नगर आयुक्त ने जांचा। यहां पर बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को यहां पर कंबल भी बांटे गए हैं।